हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रयास। तो आज हम इसमें करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सिलेबस जो कक्षा 11 का है। आज हम कक्षा 11 के गणित विषय का सिलेबस के हिसाब से चलेंगे जिसमें एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है। जिसमें फर्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो गणित विषय का फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय। तो आज हम कंप्लीट समझेंगे समुच्चय के बारे में। ठीक है, समुच्चय है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेट्स। तो समुच्चय की आज बेसिक चीजों के बारे में समझेंगे। तो चालू करते हैं अपन अपनी क्लास को। तो समझते हैं आज हम समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय होता क्या है। ठीक है, तो समुच्चय को समझेंगे हम। समुच्चय इसको अंग्रेजी में बोला जाता है सेट्स। ठीक है, जैसे आपने सुने होंगे इसके बारे में कि हम कुछ कुछ भी सामान लेने जाते हैं जैसे दुकान पर, तो कुछ कुछ जो सामान रहता है हम सेट के रूप में मांगते हैं कि हमको किसी चीज का सेट चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हम बर्तन दुकान पे गए और हमको ग्लास का सेट चाहिए ऐसा हमने बोले। ठीक है, या फिर कटोरी का सेट चाहिए। ठीक है, या फिर डिनर सेट तो रहता ही है अपना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ग्लास के सेट में केवल ग्लास की ही बात की जाएगी, कटोरी के सेट में केवल कटोरी की ही बात की जाएगी। और डिनर सेट में जो डिनर से रिलेटेड, जो किचन से रिलेटेड जितने भी बर्तन हैं उन सब बर्तन की बात की जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि ग्लास में कटोरी मिक्स कर दिया तो ग्लास का सेट बोला जाएगा, कटोरी में ग्लास मिक्स कर दिया तो इसको कटोरी का सेट बोला जाएगा। नहीं, कटोरी है तो कटोरी की बात होगी, ग्लास है तो ग्लास की बात होगी। वैसे डिनर सेट में क्या होगा, बर्तनों की बात होगी। ऐसा तो इसमें है नहीं कि हमने डिनर सेट में कुछ और मांग ली। ठीक है, तो डिनर सेट में केवल डिनर में बर्तन की बात होगी। तो इस प्रकार से वस्तुओं को एक प्रकार से सेट बोलेंगे अपन। ठीक है, वस्तुओं को एक साथ समूह का अगर उसका बना दें तो उनको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जिसमें वस्तुओं को भी कैसे समूह बनाएंगे हम, कि एक प्रकार से वस्तुओं को हम परिभाषित समूह देंगे कि जैसे ग्लास बोल रहे तो केवल ग्लास ही आएंगे। ठीक है, अगर वो कटोरी बोल रहे तो केवल कटोरी आएगी। तो परिभाषित होना चाहिए, तो यहाँ से परिभाषा निकलती समुच्चय की। ठीक है, तो समुच्चय की हम परिभाषा क्या बनाएंगे यहाँ से। समुच्चय मतलब हमको समझ में आया कि समुच्चय किससे बोला जाता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह। ठीक है, जिसमें वस्तुओं का समूह है। तो वस्तुओं का कैसा समूह है, सुपरिभाषित समूह। हमने उसको परिभाषित रूप से प्रदर्शित किए है। ठीक है, वस्तु बोल रहा तो वस्तु की बात नहीं होगी, किन्हीं भी चीजों का। ठीक है, तो कैसा समूह होगा, सुपरिभाषित समूह होगा। ठीक है, आओ कुछ उदाहरण से समझते हैं हम इसको। जैसे हमारी प्रश्नावली 1.1 है, तो यहाँ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे हम समझते हैं समुच्चय के बारे में। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, इसमें क्या बोल रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। इसमें भी जे अक्षर से कौन से चालू होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, और कोई होता है इसमें, और नहीं, तो ये तीन ही महीने होते हैं। अब इस 3 महीनों का जो अगर समूह बना दें हम, तो इसको क्या बोलेंगे, हम समुच्चय बोलेंगे या नहीं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने अभी परिभाषा इसकी, कि वस्तु का सुपरिभाषित समूह। जैसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने हैं तो इनका सुपरिभाषित समूह। अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो आप कि 12 महीनों में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने कौन से हैं, तो वो जनवरी, जून और जुलाई के बारे में ही बात करेगा, और किसी के बारे में बात नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो है इसी के बारे में बात करेगा। यानी कि ये एक प्रकार से क्या है, सुपरिभाषित है। तो इसका जो समूह कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, ऐसे अब सेकंड में क्या बोल रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, किसी ए को पूछोगे आप तो ए जो है 10 नाम बता देगा, बी को पूछोगे तो बी 10 नाम बता देगा। लेकिन जरूरी है क्या कि ए और बी के दोनों नाम, इसके भी 10 नाम और इसके भी 10 नाम दोनों आपस में बराबर हो या समान हो। नहीं, इसके अनुसार कोई और हो सकते हैं, इसके अनुसार कोई और हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमको पता है क्या कि 10 प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं, नहीं, तो ये परिभाषित नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, वैसे ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह।
विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज किसी के अनुसार पूछ हो जाएगा। जैसे भारत के व्यक्ति से किसी से पूछेंगे तो भारत के बल्लेबाज बोलेगा, लेकिन कोई विदेश के व्यक्ति से पूछोगे तो वो विदेश के बल्लेबाजों के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये परिभाषित नहीं है एक प्रकार से, तो ये भी क्या हुआ, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट समुच्चय होगा, सेकेंड वाला नहीं होगा, थर्ड वाला भी नहीं होगा। अब फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, कक्षा 11 के सभी अपनी आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो हमारी कक्षा में जो बालक हैं, हम कौन सी कक्षा के हैं, कक्षा 11 के। ठीक है, तो कक्षा 11 के जितने भी बालक की बात हो रही है, आपकी कक्षा मतलब हमारी कक्षा, किसी और स्कूल की नहीं। तो हमारे स्कूल में जो भी कक्षा 11 में बालक हो गए, उन्हीं की बात हो रही है। किसी से भी पूछोगे हमारी कक्षा में बालक कौन कौन है, तो जो रहेंगे उन्हीं के बारे में बात करेंगे, किसी अन्य के बारे में तो बात नहीं करेंगे। मतलब ये क्या हुआ, एक प्रकार से सुपरिभाषित हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक समुच्चय। ठीक है, वैसे 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। 100 से कम प्राकृत संख्या है। 100 से कम मतलब प्राकृत कहाँ से शुरू होती है, एक से लेके, तो एक से लेके कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। लेकिन 100 से कम होना चाहिए, तो 100 से कम कहाँ तक हो जाएगी, 99 तक। अब किसी भी व्यक्ति से पूछोगे तो यही बोलेगा कि 1 से 99 तक की संख्या ही प्राकृत 100 से कम प्राकृत संख्या होगी। मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार से सुपरिभाषित है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद जी की बात करें तो इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं, अगर इनके उपन्यासों का हम समूह बना के एक संग्रह कर ले इसको, या समूह बना ले, तो क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि प्रेमचंद जी के उपन्यास कौन से हैं, तो जितने हैं उन्हीं में से बताया जाएगा। ठीक है, और किसी के तो उपन्यास बताएंगे नहीं, प्रेमचंद जी की बात है तो प्रेमचंद जी की ही बात बताएंगे। ठीक है, मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार से सुपरिभाषित है, तो ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सभी सम पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्या। अब सम मतलब क्या होगा, जिन्हें दो से भाग किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से हो जाएंगे, -6, -4, -2, जीरो, +2, +4, +6। तो इधर भी धनात्मक कंटिन्यू होगा और इधर भी ऋणात्मक कंटिन्यू होगा। किसी से भी पूछोगे तो फिर यही आंसर देंगे ये, सभी ऋणात्मक दो से भाग जाने वाले, सभी धनात्मक दो से भाग जाने वाले और शून्य। ये क्या हो जाएंगे, समपूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे सुपरिभाषित, इसलिए ये भी क्या हो गया, समुच्चय। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में जितने प्रश्न है वो कंफर्म है, निश्चित है। अगर निश्चित है तो ये सुपरिभाषित है, तो इसका हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। अब सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर ए को पूछोगे तो वो 10 कुछ भी बोल देगा, कोई नाम गिना देगा यहाँ पे XYZ। अगर बी को पूछोगे तो वो क्या बोलेगा, ABC या MNO। ठीक है, तो इस पर प्रकार से अलग अलग बताएंगे, यानी कि किसी के अनुसार कुछ हो सकता है, किसी के अनुसार कुछ हो सकता है, तो ये कंफर्म बता सकते हैं कि अपन की कौन से खतरनाक है, नहीं, इसलिए ये क्या है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से समुच्चय मतलब क्या हुआ कि वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह होना चाहिए, जो एक निश्चित आंसर होना चाहिए, उसका निश्चित वस्तुएं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने उसमें कुछ डाल दिया और किसी अन्य ने कुछ और बोल दिया। ठीक है, तो समुच्चय मतलब जिसके अवयव क्या हो गए, निश्चित हो गए। अवयव मतलब क्या होता है कि जैसे ये बात, जितनी भी वस्तु की बात करें तो वह वस्तुएं क्या हो जाएगी उस समुच्चय के अवयव। ठीक है, तो अवयव हमेशा निश्चित हो गए तभी ये क्या होगा, समुच्चय होगा। अगर अनिश्चित है तो उसे समुच्चय नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन फिर, अपनी समुच्चय को आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उदाहरण 1 को समझते हैं। ठीक है, उदाहरण 1 में क्या बोल रहा है कि समीकरण x² + x-2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, समुच्चय रोस्टर रूप मतलब क्या होता है, समुच्चय जो है, अब हम गणित में अगर बात करें तो वस्तुओं के समूह तो हम समुच्चय बोलते हैं, लेकिन गणित में क्या हो जाएगा, अंकों का समूह या फिर अक्षरों का समूह। ठीक है, तो समुच्चय में क्या होगा, अंक हो गए। तो अंकों को लिखने के, यानी कि समुच्चय को लिखने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या होता है कि रोस्टर रूप या अवयव निर्माण रूप, रोस्टर रूप या अवयव रूप बोलेगी इसको एक प्रकार से। ठीक है, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है,
अब हमको पता है कि समुच्चय में क्या होते हैं, वस्तु होते हैं या अवयव होते हैं। तो उन अवयवों को, जैसे ए में मान लो 1 से 5 तक की संख्याएं हैं, तो 1 से 5 तक की संख्याएं कौन सी होगी? 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो इन अवयव हो गए इस समुच्चय के, इन अवयवों के रूप में अगर इस समुच्चय को लिखते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे अपन? रोस्टर रूप या अवयव रूप। ठीक है। एक चीज याद रखना कि जो समुच्चय के अवयव हो या समुच्चय को लिखना है तो हमेशा उसको क्या करेंगे अपन? सर्पिलाकार कोष्ठक के अंदर में अपन लिखेंगे उसको। ठीक है। तो इस तरीके से हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तो ये जो हो गया हमारा अवयव को, अगर इनको दर्शा रहे हैं हम, अवयव को इसमें दर्शा रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा रोस्टर रूप। ठीक है। और समुच्चय निर्माण रूप मतलब क्या होता है कि इनमें हम अवयव के गुणों को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। अवयव के गुणों को प्रदर्शित करेंगे। जैसे इसमें बात करें हम, अवयव क्या क्या है? 1 2 3 4 5। और यहाँ पे अगर इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो इसमें इसका गुण देखेंगे तो गुण क्या है इसमें कि 1 से शुरू हो रहा है, मतलब प्राकृत संख्या है। कहाँ तक जा रहा है? 5 तक। ठीक है। तो अब गुण क्या हो जाएगा इसका कि 1 से लेके 5 तक की सभी प्राकृत संख्याएं। ठीक है। 1 से 5 तक सभी प्राकृत संख्याएं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका गुण हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? समुच्चय निर्माण रूप। और ये कहलाएगा रोस्टर रूप। ठीक है। एक और तरीका होता है समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का। इसको एक्स के रूप में लिखा जाता है, जो सर्पिलाकार कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर इनको हम एक्स माने तो एक्स का क्या क्या मान है यहाँ पे? एक्स से इस प्रकार है कि एक्स क्या है? प्राकृत संख्या तो दिख रही है हमको, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है कि 1 से लेके 5 तक। ठीक है। 1 से लेके 5 तक मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स का जो मान है 1 और 6 के, मतलब 0 और 6 के बीच में, लेकिन प्राकृत है तो 1 से शुरू होती है, तो 1 के बराबर भी है। और कहाँ तक है कि 5 तक है। ठीक है। तो 5 के बराबर भी है। तो इस तरीके से अगर हम प्रदर्शित कर तो ये हो जाएगा हमारा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है। और ये अवयव वाला क्या हो जाएगा? रोस्टर रूप। ठीक। तो दो रूप से हम प्रदर्शित करते हैं समुच्चय को। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसको रोस्टर रूप में बनाना है। तो रोस्टर रूप में क्या बनाना है? हल को, समीकरण के हल को। तो हल देखेंगे हम। हल निकालने के लिए हमको, मतलब रोस्टर रूप में लिखने के लिए पहले हल निकालना पड़ेगा, अवयव निकालना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है। ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पे? x² + x - 2 = 0। ठीक है। तो बीच वाले x को हम ब्रेक करेंगे। बीच वाले x को ब्रेक करते हैं गुणनखंड तोड़ने के लिए। तो 2x - x इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2x - x को हल करेंगे तो +x ही आएगा। इसलिए इसकी जगह हमने क्या लिख लिया? 2x - x। और -2 जैसे का वैसा रहेगा, बराबर 0। ठीक। अब इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है कि एक्स है। यहाँ पे एक्स 2 बार है, यहाँ एक्स 1 बार है, तो यहाँ से एक्स को बाहर निकाल लो। यहाँ से 2 बार में से 1 बार बाहर निकल गया तो 1 बार और बच जाएगा। यहाँ से एक्स निकल गया तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ठीक है। यहाँ से -1 को बाहर निकालेंगे। तो जब भी -1 को या माइनस को बाहर निकालते हैं तो इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो ये माइनस का एक्स था तो क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स। -का 2 था तो ये +का 2 बराबर 0। ठीक है। अब दोनों में x + 2 कॉमन है, तो x + 2 को दोनों से बाहर निकालो तो यहाँ क्या बच गया? x बच गया। और यहाँ क्या बच गया? -1 बच गया। तो ये हो जाएगा 0। यानी x के दो वैल्यू आ गए अपनी। -का 2 हो जाएगा, +का 2 इधर जाके -का 2, और -का 1 इधर जाके +का 1। तो एक्स की दो वैल्यू हो जाएगी, एक्स और मतलब -2 और +1। ठीक है। तो ये हो गया हमारा समुच्चय का हल, मतलब समीकरण का हल। अब इस हल को क्या करेंगे? हल का रोस्टर रूप में समुच्चय बनाएंगे। ठीक है अपन। तो हल का रोस्टर रूप। ठीक है। यानी हल समुच्चय का रोस्टर रूप क्या हो जाएगा? इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए सर्पिलाकार कोष्ठक में लिखते हैं और इनके अवयवों को लिखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर। तो इस तरीके से इस हल को हल, मतलब इस क्वेश्चन को हल करेंगे अपन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ये अवयव के रूप में है। ठीक है। उदाहरण 3 है। उदाहरण 3 क्या बोल रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1 4 9 16 25 डेज 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 कंटिन्यू है। ठीक है। इसको क्या करना है? हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है।
तो अभी बताया था मैंने साथियों, क्या बताया था कि जब भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होता है तो हमें सबसे पहले उसके गुण को निकालना पड़ेगा, गुणों के रूप में लिखा जाता है। तो गुणों के रूप में निकालने के लिए समुच्चय के गुण निकालेंगे। उसके पहले हम लिखेंगे कि जो दिया है, क्या दिया है। ए बराबर सर्पिलाकार कोष्ठक में 1 4 9 16 16 25 टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये बात किसकी कर रहा है अवयव में, इसमें समुच्चय में। ठीक है, तो समुच्चय में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे एक लिखा है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, मतलब ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। और पूर्ण वर्ग देखे तो ये एक है तो एक का वर्ग है, 4 है तो 2 का वर्ग है, 9 है तो 3 का वर्ग है, 16 है तो 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग। यानी एक का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, ठीक है। यानी ऐसा कंटिन्यू हो रहा है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं चेंज करके। क्या लिख सकते हैं? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, ऐसा कंटिन्यू। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है हमको कि 1 2 3 4 5 ऐसा कंटिन्यू है और इन सबका क्या है? वर्ग है। और 1 2 3 4 5 क्या है? प्राकृत संख्या है, और ये क्या हो जाएंगे? प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। यानी इसका गुण क्या समझ में आया अपने को कि एक में किसकी बात हो रही है? प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का वर्ग। ठीक है। प्राकृत संख्या के वर्ग को हमको समुच्चय रूप में लिखना है तो हम इस रूप में भी लिखेंगे तो सही हो जाएगा, नहीं तो फिर हम क्या लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप इसका एक्स के रूप में। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, इसको सॉरी, इसको कैसे लिखेंगे हम? एक्स के रूप में लिखेंगे। एक्स के रूप में मतलब एक्स लिखेंगे, और एक्स कैसा है? एक्स इस प्रकार है कि क्या लिख सकते हैं हम? एक्स को लिख सकते हैं एन का वर्ग। ठीक है, एन का वर्ग लिखेंगे जहाँ पे एन क्या है? एक प्राकृत संख्या है। यानी प्राकृत संख्या के वर्ग हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। इस तरीके से इसको हल किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हमने कंप्लीट कर लिए है। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, थर्ड को। इसमें क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने का मतलब क्या है? कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में है ये समुच्चय निर्माण रूप है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है, यानी अवयव के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ए में किसकी बात कर रहा है? देखो, ए में बात कर रहा है कि एक्स क्या है? इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है और -3 से लेके +7 के बीच में एक्स का मान है। ठीक है, जिसमें -3 के बराबर भी नहीं है और 7 के बराबर भी नहीं है। पूर्णांक मतलब क्या हो जाते हैं? ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। तो ऋणात्मक में -3 से बड़ी है, -3 से बड़ी मतलब -2 हो जाएगी, -1 हो जाएगा। ठीक है, -2 -1, और फिर क्या आ जाएगा इसके बाद में? फिर 0, फिर +1, +2, +3, +4, +5 और +6। 7 से छोटी होना चाहिए, 7 से छोटी क्या हो जाएंगी? +6। और इसी को अगर हम सर्पिलाकार कोष्ठक में लिख लिए तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रोस्टर रूप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये रोस्टर रूप में। ठीक, ऐसे आगे चले गए हम बी में बात करें तो बी में किसकी बात कर रहा है? 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है? एक से। तो 1 2 3 4 और 5, और कहाँ तक जा रही है? 6 तक, यानी मतलब 6 से कम यानी कहाँ तक? 5 तक। इसी को हम सर्पिलाकार कोष्ठक में बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसका रोस्टर रूप। ठीक है, फिर सी में देखें तो सी में क्या बोल रहा है? 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। अंकों का योगफल 8 होना चाहिए, और कंडीशन क्या है कि वो कैसे होना चाहिए? 2 अंकों की प्राकृत संख्या। तो 0 अगर 8 को जोड़े तो 8 आता है, लेकिन ये 2 अंक नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे हम। इसके बाद में देखेंगे कौन से अंक है। ठीक है, जैसे हम देखें 1 और 7 को जोड़ें तो 8 आता है। वैसे फिर 2 और 6 को जोड़ें तो 8 आता है।
तीन और पाँच को जोड़े तो आठ आता है। चार और चार को जोड़े तो आठ आएगा। पाँच और तीन को भी जोड़े तो आठ आएगा। छः दो को जोड़े तो आठ। वैसे सात एक को जोड़े तो आठ। और आठ और जीरो को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आठ आएगा। और इनसे जो अंक बनेगा, क्या बनेगा, एक सात, दो छः, तीन पाँच, डबल चार, पाँच तीन, छः दो, सात एक, आठ जीरो। ठीक है, तो ये क्या है, 17 है, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80, ये सभी प्राकृत संख्या है और इन्हीं का योगफल आठ आता है। और सब में दो अंक है। मतलब इन्हीं को अगर हम ब्रैकेट में रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये हो जाएगा क्या, इसका रोस्टर रो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना थर्ड क्वेश्चन का सी का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं हम डी पर। डी में क्या पूछ रहा है कि 60 की भाजक होना चाहिए संख्या और अभाज्य होना चाहिए। यानी 60 के अभाज्य गुणनफल की बात कर रहा है। ठीक है, तो 60 के अभाज्य गुणनफल हम कैसे निकालते हैं, दंड विधि से निकालते हैं। तो 60 को दंड विधि से निकालेंगे हम तो क्या आएगा, दो से भाग करेंगे तो 30 आएगा। फिर दो से भाग करेंगे 30 को तो 15 आएगा। फिर 15 को तीन से भाग करेंगे तो 5 आएगा। पाँच को फिर 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। यानी क्या निकल गया, 60 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, यानी यहाँ कौन से गुणनफल है, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तो इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2, 3 और 5। इसमें किसकी बात कर रहा है, ये 2, 3 और 5 की। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब इसमें हमने रोस्टर रूप में लिखे और इसमें क्या लिखेंगे हम, समुच्चय निर्माण रूप में। इसमें देखो क्या बोल रहा है, 3, 6, 9 और 12 की बात कर रहा है। ठीक है, अगर देखें तो ये तीन का एक प्रकार से क्या बोले, गुणज की बात कर रहा है। देखो तीन का पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 6, तीसरा गुणज 9, चौथा गुणज 12। और कितने गुणज की बात कर रहा है, ये 4 गुणज की। ठीक है, मतलब इसका क्या हो जाएगा कि इसको अगर लिखे तो क्या बोलेंगे, तीन के प्रथम 4 गुणज का समुच्चय। ठीक है, तीन के प्रथम 4 गुणजों का समुच्चय, ये इसका हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, वैसे ही फिर सेकंड क्वेश्चन देखें तो इसमें देखिए, दो लिखा है, 4, 8, 16, 32। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। तो ये हो जाएगा इसका शॉर्ट रूप। अब इसमें गुण देखें तो क्या हो रहा है, दो के वर्ग एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स वाले रूप में लिखेंगे। एक्स वाले रूप में क्या बोलेंगे कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, 2 की घात n है। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, n देखो घाते हैं, घात का क्या है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृत संख्या है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, n क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे n का जो मान कहाँ से कहाँ तक है, एक के बराबर भी है, और एक से शुरू होकर कहा जा रहा है 5 के बराबर। ठीक है, तो 5 तक। इस तरीके से अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा इसका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, वैसे थर्ड में देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 मतलब 5 की घात 1, 25 मतलब 5 की घात 2, 125 मतलब 5 की घात 3 और 625 मतलब 5 की घात 4। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, तो इसमें भी क्या है, इसको लिखेंगे तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, 5 की घात n, जहाँ पे n क्या है, प्राकृत संख्या है। और n का जो मान है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, एक के बराबर भी है, और कहाँ तक जा रहा है, 4 के बराबर तक। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ये इसका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, आगे चलते साथियों पांचवे क्वेश्चन पे। पांचवे क्वेश्चन का जो फर्स्ट है उसमें देखो क्या बात कर रहा है, अवयवों को सूचीबद्ध रूप में लिखिए। सूचीबद्ध मतलब अवयवों की सूची बनाना, यानी कि रोस्टर रूप की बात हो रही है। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे अगर हम इसको, ये समुच्चय निर्माण में दिया है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, विषम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है,
और विषम की बात कर रहा है तो 1 3 5 7 9 11, तो ये कंटिन्यू हो जाएगी। लिमिट नहीं दिया है यहाँ पे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। इसी को अगर हम ब्रैकेट में बंद कर देते, ये हो जाएगा इसका सूचीबद्ध रूप या अवयव रूप या रोस्टर रूप। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर बी बोल रहा है तो बी में क्या बोल रहा है, एक से एक पूर्णांक। पूर्णांक क्या क्या होते हैं साथियों, पूर्णांक होते हैं ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। ठीक है, इसमें हम पूर्ण संख्याओं को मतलब माइनस और प्लस में लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूर्णांक बोल रहा है और कहाँ से जा रहा है, -1/2 से लेके 9/2 के बीच में। यानी एक्स की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू को हम निकालना चाहें तो हमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाग में 2 तो आ रहा है और -1 से कहाँ तक जा रहा है, 9 तक। तो फिलहाल के लिए अभी हम भाग के 2 को भूल जाते हैं। -1 के बाद क्या आता है फिर, अगर आगे बढ़े तो -1 से बड़ा 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 9 के बराबर नहीं है तो बराबर नहीं ले गए। वैसे इधर -1 के बेटे 1/2 के बराबर नहीं तो बराबर नहीं लिए। आप क्या करेंगे, सबके बटे में 2 है तो 2 लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये बटे में 2 कर लिए। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 0/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 1/2 की वैल्यू 1/2। ठीक है, लेकिन हमको पूर्ण संख्या लेना है। 1/2 पूर्ण है क्या, नहीं है तो परिमेय है तो ये नहीं आएगा इसमें, इसको काट दो। ठीक है, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3/2 परिमेय संख्या है। 4/2 हो जाएगा 2। 5/2 परिमेय संख्या है। 6/2 हो जाएगा 3। वैसे 7/2 भी नहीं कटेगा, 8/2 कटेगा तो 4। ये मान आ गए हमारे पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4। यही क्या हो जाएगा इसका पूर्णांक वाला हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा हमारा समुच्चय बी का कोष्टक रूप या सूचीबद्ध रूप। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको पूछ रहा है कि उप समुच्चय। ठीक है, तो निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय मतलब क्या होता है साथियों, जैसे हम बात करें एक समुच्चय ए है जिसमें ए में क्या क्या है, ए बी सी और डी है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमने मान लो बी और सी का अलग से एक समुच्चय बना लिया जिसको हमने बी के बराबर मान लिया। ठीक है, तो बी में जो सारे अवयव है, दोनों के दोनों सारे के सारे सभी के सभी अवयव, ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं, ए से लिए गए हैं। इसलिए हम बी को क्या बोलेंगे कि बी क्या है, ए का उप समुच्चय है। बी क्या है, ए का उप समुच्चय। जब किसी समुच्चय में जो सभी अवयव हैं किसी अन्य समुच्चय के होते हैं तो उस समुच्चय को उस अन्य समुच्चय का उप समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, और इसे प्रदर्शित करते हैं हमेशा सी के समान ऐसा एक सिंबल बना के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे बी की बात करें, बी किसका उप समुच्चय है, ए का, तो इसको प्रदर्शित करेंगे बी उप समुच्चय किसका, ए का। ठीक है, बी सबसेट है ए का, तो ऐसे इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगर मान लो यहाँ पे एक भी अवयव हमने दूसरा ले ली जो इस समुच्चय में नहीं है, जैसे बी के बाद में यहाँ पे ई ले लिए, ई इसमें उपस्थित नहीं है ए में, तो ये समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या केस बनेगा कि बी उपसमुच्चय नहीं है ए का, इसको प्रदर्शित करने के लिए ऐसा क्रॉस लगा देंगे और ए से प्रदर्शित करेंगे। तो इसका मतलब होगा कि बी उपसमुच्चय नहीं ए का, और इसका मतलब होगा कि बी उपसमुच्चय है ए का। ठीक है, तो ऐसा इसमें उपसमुच्चय होता है। अब इसको देखते हैं आगे, ए के उपसमुच्चय को लिखना है। एक चीज और याद रखना साथियों, जैसे यहाँ पे ये सिंबल है, ये क्या है, फाई है। ठीक है, फाई, क्या बोलेंगे इसको अपन, फाई। तो फाई मतलब क्या होता है कि साथियों जैसे एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है, मतलब पूरा का पूरा खाली है। ठीक है, तो उस खाली समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, फाई समुच्चय बोलेंगे, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, बोलते हैं हम रिक्त समुच्चय। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। और इसको प्रदर्शित करने के लिए सिंबल का प्रयोग किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं हम, फाई। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, अब आगे चल के हम फर्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसके सभी उप समुच्चय की लिखना है, मतलब उप समुच्चय इसके कितने हो गए वो बताना है और इसको लिखना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे देखिए समुच्चय के अंदर क्या है, ए है,
ये तो यहाँ पे एक बार ए रख लेंगे इस समुच्चय में, तो ये खुद एक हो जाएगा। और एक बार उसको खाली कर देंगे, यानी कि खाली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5। तो इसके दो उप समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है। वैसे इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या है, ए है तो ए को एक बार लिख लिया अकेला, बी है तो बी को एक बार अकेला लिख लिए, फिर क्या क्या है, ए और बी दोनों को एक बार लिख लिए, और फिर पूरा का पूरा खाली रख दिए। ठीक है। पूरा का पूरा खाली रख देंगे, यानी कि क्या होगा, 5। एक, दो, तीन और चार, चार क्या हो जाएंगे इसके उप समुच्चय। ठीक है। वैसे इसके बनाना है तो एक बार एक को रख लेंगे। ठीक है। एक बार दो को रख लेंगे, एक बार तीन को रख लेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे, एक और दो को रखेंगे, फिर एक बार दो और तीन को रखेंगे, फिर एक बार तीन और एक को रख लेंगे। ठीक है। और फिर पूरा खाली कर देंगे तो 5। ठीक। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे इसके, एक और रहेगा अपना क्या, एक और क्या रहेगा कि एक, दो और तीन, तीनों को ले लेंगे। ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, तो आठ क्या हो जाएंगे इसके उप समुच्चय। ठीक है। वैसे फाई है तो फाई तो खाली होता है, तो खाली रहेगा, यानी ये खुद ही क्या हो जाएगा, एक इसका उप समुच्चय। ठीक है। तो इस तरीके से ये उप समुच्चय होते हैं। अब देखो साथियों, यहाँ पे अवयव कितने थे, एक थे, इसमें उप समुच्चय कितने हो गए, दो। अवयव कितने थे, दो थे, इसके उप समुच्चय कितने हो गए, एक, दो, तीन और चार। ठीक है। इसमें अवयव कितने थे, तीन, तो इसके उप समुच्चय कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आठ उप समुच्चय हो रहे हैं तीन अवयव के, मतलब हम एक हिसाब से इसका फॉर्मूला बनाए। ठीक है। कि उप समुच्चयों की संख्या निकालना है अगर, तो इसका एक फॉर्मूला याद रखोगे कि उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि दो की घात n। ठीक है। जहाँ पे n क्या है, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। ठीक है। क्यों हमने ऐसा बोले, क्योंकि यहाँ पे देखो एक अवयव था, दो की घात एक कर दे, दो की घात एक मतलब क्या होता है, दो। तो इसके दो उपसमुच्चय निकल गए। इसमें देखो अवयव कितने थे, दो। तो दो की घात अगर दो कर दे, n का मान दो रख दे, तो कितना होता है, दो की घात दो, चार। तो इसके उपसमुच्चय देखो कितने निकल गए, एक, दो, तीन और चार। वैसे यहाँ पे तीन अवयव है तो दो की घात तीन कर दे, दो की घात तीन करेंगे तो क्या होगा, आठ हो जाएगा। इसके उपसमुच्चय कितने निकले थे यहाँ पे हमारे, आठ। वैसे अगर यहाँ पे जीरो अवयव है तो जीरो की घात दो कर, एक कर दे, मतलब दो की घात जीरो कर दें हम, तो दो की घात जीरो का मान क्या होता है, एक। तो इसका कितना उपसमुच्चय होगा, ये एक को एक खुद ही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला याद रखोगे साथियों, उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का, दो की घात n, जहाँ पे n क्या है, अवयव की संख्या। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा है हमारा, अंतराल। अंतराल मतलब क्या होता है, इस बात को समझो साथियों। अंतराल मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे बात कर रहा है एक्स, इस प्रकार है कि एक्स क्या है, आर मतलब वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है, -4 से लेके 6 के बराबर भी होना चाहिए और उसके वहां तक होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से अंतराल मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जैसे वास्तविक संख्या है तो उसको प्रदर्शित करेंगे हम संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर जैसे अंक होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, इधर में ऋणात्मक और इधर दाई तरफ धनात्मक और बाई तरफ ऋणात्मक। ठीक है। तो दो भी, जहाँ पे दो जो डिजिट है, जीरो और एक, इस जीरो और एक के बीच में भी बहुत सारी संख्या होती है। इसमें क्या होती है, ये बहुत सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है, ये पूरे मिलके क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो जब भी अंतराल की बात करेगा, याद रखना चाहती हूँ कि वो वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि -4 से -6 तक की वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो -4 और 6 के बीच में तो बहुत सारी वास्तविक संख्या होगी, अनंत होगी। तो इसको हम अंतराल रूप में कैसे लिखेंगे, याद रखना साथियों, अंतराल रूप में लिखने के लिए, अगर जैसे कोई अवयव की लिस्ट है, ठीक है, अपने पास में वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा है, और अंतराल बोल रहा है कि जैसे बराबर लेके चल रहा है, तो बराबर लेके चलेगा तो हम उसको बड़े कोष्टक में लिखेंगे। तो बराबर नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, छोटे कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है। और इसमें अगर देखा है, इसको लिखना जाए तो हम क्या लिखेंगे, -4 से शुरू हो रहा है, लेकिन -4 इसमें बराबर नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, छोटे कोष्टक में। और 6 इसमें बराबर है तो 6 को लिखेंगे ऐसा बड़े कोष्टक में, तो ये हो जाएगा इसका अंतराल रूप। ठीक है। वैसे सेकंड क्वेश्चन को अगर लिखें, कहाँ से कहाँ तक है, -12 से -10, जिसमें दोनों के बराबर नहीं है तो दोनों को काय में लिखेंगे हम, छोटे कोष्टक में। ठीक है।
ये हो जाएगा इसका अंतराल रूप। वैसे थर्ड क्वेश्चन को लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक है, जीरो के बराबर भी है और सात तक है, लेकिन सात के बराबर नहीं है, तो जीरो के बराबर है तो जीरो लिखेंगे, सात के बराबर नहीं है तो सात में छोटा कोष्टक लगा देंगे। ठीक है। वैसे यहाँ दोनों के बराबर है तो दोनों में क्या आएगा, बड़ा कोष्टक आ जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक है, तीन से चार तक, तो ये इसका हो जाएगा अंतराल रूप। ठीक है। ये अंतराल रूप होता है अपना। अब जैसे छठवां क्वेश्चन है, छठवें क्वेश्चन में बोल रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप मतलब क्या होगा कि इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे साथियों, जैसे वहां पे दिया है, कैसे दिया है, एक से इस प्रकार है कि एक्स क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है। और एक्स का जो मान है कहाँ से कहाँ तक है, -3 से जीरो तक, लेकिन -3 में छोटा कोष्टक है, जीरो में भी छोटा कोष्टक है, तो इन दोनों के बराबर नहीं होगा। मतलब क्या होगा, -3 से कहाँ तक जाएगा, जीरो तक जाएगा। ठीक है। और इन दोनों के बराबर नहीं होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप। इसको लिखेंगे हम, तो इसमें क्या होगा कि एक से इस प्रकार है कि एक्स क्या है, वास्तविक संख्या है, ये तो सब में आएगा। इसमें बस 6 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा। ठीक है। वैसे इसमें लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि 6 के बराबर तो नहीं होगा। ठीक है। एक्स क्या है, इस प्रकार है कि वास्तविक संख्या है, और 6 के बराबर नहीं है, लेकिन 12 के बराबर है। ठीक है। तो ये नीचे बराबर का हम सिंबल लगा देंगे। ठीक। वैसे इसको लिखेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, एक से इस प्रकार है कि एक्स क्या है, वास्तविक संख्या है, और इसका जो मान है -23 के क्या है, बराबर भी है, और इससे कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। ठीक है। लेकिन 5 के बराबर नहीं है। ठीक। ये हो जाएगा इसका समुच्चय निर्माण भी। आगे बढ़ेंगे हम सेवन क्वेश्चन में। इसमें देखो क्या बोल रहा है साथियों, प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय मतलब क्या होता है, इस बात को समझते हैं साथियों। जैसे अभी मैंने बताया था ए बराबर क्या है, हमने माने थे ए बी सी डी। ठीक है। अब यहाँ से हमने तीन मान लो उप समुच्चय बना लिए, एक बी सी और डी। अब बी में हमने मान रख लिया किसका, ए का, अकेले का। ठीक है। सी में रख लिया हमने सी और डी का। तो डी में रख लिया हमने ए और बी का। तो ये जो तीनों के सभी अवयव है, ये कहाँ के अवयव है, समुच्चय ए के अवयव है। ठीक है। या फिर हम बोले कि तीनों के अवयव को साथ में अगर एक साथ लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए को लिखेंगे। ठीक है। ए फिर बी को लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, और फिर डी लिखेंगे। ठीक है। इसमें अवयव को हमको रिपीट नहीं करना है। ठीक। तो इस तरीके से इनके सभी अवयव को हमने यहाँ लिख लिया एक साथ मिला के, तो इसके साथ मिलाने पर जो समुच्चय बन रहा है, ठीक है, एक साथ मिलाने पर जो समुच्चय बन रहा है, इसी को बोलते हैं हम इसका सार्वत्रिक समुच्चय। इन तीनों का क्या हो जाएगा, ये सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है। यूनिवर्सल सेट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसमें क्या होगा, जितने भी समुच्चय की बात कर रहा है उन सभी के सभी अवयव उसमें उपस्थित होंगे। ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम क्या बोल रहा है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का समुच्चय, इसके लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब जिसमें समकोण त्रिभुज होना ही चाहिए। तो समकोण त्रिभुज किस समुच्चय में रहेंगे, अगर त्रिभुज का समुच्चय हमने नॉर्मल बोल दिए, ठीक है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो सभी त्रिभुज में कौन से आ जाएंगे हमारे, समकोण आ जाएंगे, समद्विबाहु आ जाएंगे, समबाहु आ जाएंगे, विषमबाहु आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। तो इन सभी त्रिभुजों के प्रकार है, इन सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय बनेगा, ये सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यही क्या कहलाएगा, इसका सार्वत्रिक समुच्चय। वैसे यहाँ पे समद्विबाहु भी है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या कहलाएगा, इसका सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है। तो इसका दोनों का सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है। तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या कहलाएगा, इन दोनों समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो आगे चलते हैं हम। ठीक है साथियों, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समुच्चय जो चैप्टर है हमारा गणित का, इस चैप्टर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे जो आगे आने वाली आपकी तिमाही परीक्षा है, इस तिमाही परीक्षा के लिए बहुत ही मतलब रामबाण साबित हो सकते हैं। ठीक है। तो समुच्चय एक के, जो समुच्चय चैप्टर एक है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक बने रहने के लिए।
ठीक है साथियों, तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।